वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है टॉपिक वाइज, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम की जो डेट है 15 और 16 अक्टूबर है और अब तो आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि आपका एग्जाम किस डेट में है। 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम है और 2 शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप सबने अब तक देख लिया होगा कि किस डेट में एग्जाम है और किस शिफ्ट में है और कहाँ पर है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए और रिवीजन को बहुत अच्छे से कीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट में प्रैक्टिस ही काम आती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उतने अच्छे आप स्कोर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टॉपिक वाइज है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट फैक्ट और सारे नोटिफिकेशन सारा कुछ आपको वहीं मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और रिवीजन किसी क्रम में पिछले वीडियो में भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत मौर्योत्तर काल देखा था। मौर्योत्तर काल के कुछ वंश देखे थे, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश के बारे में जाना था। आज उसके आगे देखेंगे मौर्य और मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे और यहाँ से आपका एक मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा मौर्य काल का और मौर्योत्तर काल का। तो इसको आज करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित होता था, जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी। इस समिति में 30 सदस्य थे। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प 3री ईसा पूर्व में मौर्य के दौरान अशोक ने बनवाया था। तो यहाँ के शिल्प की बात है कि अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्थापत्य था ये। इसके बाद अगला तथ्य है, प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति करना होता है और प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। ये प्रशस्ति पत्रों के बारे में बताया। जो प्रशस्ति पत्र मिलते हैं उनमें क्या होता था, जो राजा होता था उसके महान कार्यों का उल्लेख किया जाता था उसमें, और इसका अर्थ ही होता है राजा की स्तुति करना। ठीक है। इसके आगे अगला तथ्य है, उत्तर काले पॉलिश किए हुए मृदभांड। मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको मृदभांड कहा जाता है। मृद से तात्पर्य मृदा से है। मृदा यानी कि मिट्टी। मंडलकूप, पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण इत्यादि मौर्य काल के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। ये जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, खुदाई से प्राप्त हुई हैं, कुछ पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख हुए, यूनानी यात्रियों का विवरण हुआ, तो यहीं से मौर्य प्रशासन की, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है और ये इनके पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। इसके आगे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतन चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, जबकि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस इन्हें वृषल कुल का बताते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई है कि बौद्ध ग्रंथ है एक दिव्यावतान, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा गया है कि वो एक क्षत्रिय थे। लेकिन वहीं पर एक दूसरा ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखदत्त के द्वारा रचित है और उसमें इनको वृषल कुल का बताया गया है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके आगे अगला तथ्य है, न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित था। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक कंटक शोधन जिसे फौजदारी न्यायालय कहते हैं और एक धर्मस्थलीय था जो कि दीवानी न्यायालय कहलाता था। फौजदारी न्यायालय फौजदारी मामले देखता होगा और जो दीवानी न्यायालय यानी कि धर्मस्थलीय था वो दीवानी न्यायालय कहलाता था और ये दीवानी मामले देखते होंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रही उस समय। मौर्य काल का प्रशासन हमने देखा ही था, न्यायालय देखे थे, न्याय व्यवस्था देखी थी, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और इन सब का जो वर्णन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। तो एक सुनियोजित व्यवस्था उस समय की रही, इसके बारे में हमने जाना भी था। इसके आगे अगला तथ्य दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जिनका नाम हेलेना था, सेल्यूकस निकेटर जो थे उनकी पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से भी विवाह किया था और उनकी एक पत्नी, इनका नाम हेलेना। एक बार कौटिल्य ने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था। मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध भी रखते थे, यानी कि ये बहुत दूर दूर के देशों के साथ भी संबंध रखते थे। पश्चिम की दूर का एक सीरिया देश था जहाँ से इनके राजनयिक संबंध थे मौर्य राजवंश के। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था, जो सूचना देते थे उनको प्रतिवेदक कहते थे। कलियान नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख यूनानी लेखक कोसमास ने किया है। तो ये विवरण दिया गया है तरह तरह से, सभी ने अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से विवरण दिया है।
और इन सबको सम्मिलित करके ही एक प्रशासन की जानकारी मिलती है और अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं कि उस समय की व्यवस्था कैसी रही होगी। इसके बाद अगला तथ्य है, कंगनहल्ली स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। कंगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चितलपुर तालुका में स्थित है और अशोक का सरेकुन अभिलेख कंधार में स्थित है। यह अरमाइक और ग्रीक लिपियों में लिखा है। जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें बहुत सारी लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। तो ये वाला जो अभिलेख है अशोक का सरेकुन का अभिलेख जो कि कांधार में स्थित है, यह अरामेइक और ग्रीक लिपियों में लिखा गया है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है और अशोक का 13वां शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न यवन राज्यों को भेजा था, अपने लोगों को भेजा था यवन राज्यों में। तो यहाँ पर मिला है कि 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को अशोक के द्वारा भेजा गया था और इसका उल्लेख कहाँ पर है? 13वें शिलालेख में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल, पुत्त और सतीयुपुत्त जैसे 5 देशों की सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों का वर्णन मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख में और इसमें अशोक का नाम भी अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। कहीं पर इनका नाम प्रियदर्शी दिया गया है, कहीं पर अशोक दिया गया है, तो अलग अलग तरीके से इनके नाम दिए गए हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था और इसका पुरातात्विक जो प्रमाण है पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हार से प्राप्त होता है। कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील पिपरहवा से प्राप्त हुई है। इसके बाद अगला तथ्य है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें पहला वर्ग दार्शनिक था, इसके बाद दूसरा वर्ग किसान था और इसके बाद क्रमशः अहीर, तीसरा वर्ग हो जाएगा कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये वर्ग थे। और ये मैगस्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में बताया कि उस समय 7 वर्गों में विभाजित था भारतीय समाज। पहला वर्ग याद रखिए दार्शनिक और किसान, पहला दूसरा। इसके बाद जैन साहित्य से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। वहीं अगर अशोक के बारे में बात करें तो अशोक ने कौन सा धर्म? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। इसके बाद अगला तथ्य, जो गुप्तोत्तर काल था उसमें पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिपि थे। दक्षिण में शैव धर्म के आचार्य सुंदर मूर्ति थे। ड्रम 16 पण के मूल्य का चांदी का एक प्राचीन सिक्का था और गंगा घाटी से मेहर कुल को नरसिंह गुप्त ने अपदस्थ किया था। तो ये गुप्तोत्तर काल की बात कही गई है। यहाँ पर ड्रम का नाम याद रखें इसको, ये एक चांदी का प्राचीन सिक्का कहा जाता था ड्रम और ये 16 पण के मूल्य का था। तो यहाँ पर हमने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इसके बाद गुप्त वंश आता है और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी जो है ये पहले शासक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुपुत्र था। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे और इनको ही चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनको ही पहला गुप्त शासक कहा भी जाता है। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 2 राजधानियां रही, एक पहली पाटलिपुत्र थी, दूसरी उज्जैनी बनी। उज्जैनी जिसको आज वर्तमान उज्जैन के नाम से जाना जाता है वही है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।